नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। मैं आज आपके ज्योग्राफी के का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो ज्वार और भाटा लेके आया हूँ। और जिसने अभी तक मेरी पुरानी वीडियो ज्योग्राफी के जो सीरीज़ चल रही है वो नहीं देखी हो, वो पुरानी वीडियो जाकर पहले देख ले। और मैं करंट अफेयर की भी एक सीरीज़ लेके आया हूँ, जो करंट अफेयर डेली करंट अफेयर और जो टॉपिक वाइज होता है वो लेके आया हूँ, जो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर आप चैनल पर जाकर विजिट कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं ज्वार टाइड होता क्या है एक्चुअली में। तो यह जल स्तर का बढ़ना ही ज्वार कहलाता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारा ये लैंड एरिया है, इधर साइड हमारा कोई भी समुद्र है या कोई भी नदी है। अब ज्वार आता है तो इसका जो लेवल होता है वो अपर हो जाता है, इसी को हम ज्वार कहते हैं। आगे देखते हैं। ज्वार का जो वैज्ञानिक नाम है वो ज्वार, मतलब वैज्ञानिक अध्ययन जो क्या है वो टाइडोलॉजी में क्या है, ज्वार विज्ञान में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में पूछा गया है। और सेकंड देखते हैं, ज्वार द्वारा उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहा जाता है, टाइड वेव्स कहा जाता है। इसी प्रकार अब आगे आ जाते हैं, एक बार हम भाटा क्या देख लेते हैं। भाटा क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है जल स्तर का घटना। मैंने जैसे आपको बताया ये लैंड एरिया है और यहाँ पर ये समुद्र वगैरह है, इसका जल स्तर नीचे गिरना मतलब अंदर की तरफ जाना ही भाटा कहलाता है। अब हम टाइप्स ऑफ टाइड देख लेते हैं, ज्वार कितने प्रकार का होता है, और इसमें हम पहले ही देख लेते हैं ज्वार के कारण क्या हैं। जो ज्वार आता किस वजह से, हम पहले वो देख लेते हैं। इसके दो कारण हैं। नंबर फर्स्ट, प्रत्यक्ष कारण, डायरेक्ट केसेस जो होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आते हैं। और सेकंड जो होता है अप्रत्यक्ष कारण, वो अपकेंद्रीय बल की तरफ आते हैं। हम गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल को हम आगे जानेंगे। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ टाइड्स। ये 5 प्रकार के होते हैं, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, पोस्ट टाइड्स, ट्रिम टाइड्स, मिक्स टाइड। तो हम आगे इसके बारे में सबके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। फर्स्ट देख लेते हैं हम हाई टाइड होते क्या हैं एक्चुअली में। ये जो उच्च ज्वार हैं वो होते क्या हैं। ये हमारा सन, ये मून और ये अर्थ, जब सन का जो ग्रेविटेशन फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है, और जो मून का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो वहाँ पर जो जल होता है वो ऊपर आने लगता है, और इसी को ही हम ज्वार कहते हैं। वहीं पे ज्वार आता है। सेकंड देख लेते हैं, जब सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो एक तो सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल और एक मून का गुरुत्वाकर्षण बल जब पृथ्वी पर लगता है, तो ये दोनों तरफ टाइड्स आते हैं। आगे देख लेते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हाई टाइड ही आएंगे। ये आपको कंफर्म है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही हाई टाइड आएंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड देखते हैं, सिजगी युति और ब्यूति की स्थिति होने पर ही टाइड आएंगे, स्प्रिंग टाइड मतलब उच्च ज्वार आएंगे। मैंने आपको सिजगी युति ब्यूति के बारे में बताया था। सिजगी क्या होता है, जब ये तीनों एक ही रेखीय लाइन में हो, और युति इसमें जब ऊपर से फोटो खींचा जाता है तो तब भी एक लाइन में ही आए। आगे देख लेते हैं। सेकंड आ जाता है ये लो टाइड। लो टाइड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब सन और मून के आगे मतलब सन और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है, तब ये टाइड आते हैं, और ये दिन अमावस्या का होता है। फर्स्ट हम देखते हैं, अमावस्या का दिन होता है 15 दिन 7-8 दिन ये आगे चलते हैं, मून आगे चलता है। फिर 7-8 दिन आगे ये सेकंड पूर्णिमा आती है। थर्ड, ये आपने चतुर्थांश पढ़े होंगे। फिर 7-8 दिन बाद फर्स्ट चतुर्थांश आता है। और इसमें देख लेते हैं जो इसमें टाइड्स आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे। इसमें जब मून मून के पास अर्थ आ जाता है, तो टाइड्स जो होते हैं वो कम मात्रा में जल उठाते हैं, मतलब जो टाइड्स आएंगे वो कम मात्रा में जल उठेगा वहाँ पर, तो यहाँ पे निम्न ज्वार वाले टाइड्स आएंगे। आगे देख लेते हैं, प्रथम चतुर्थांश में के समय कौन सा ज्वार आता है। मैंने आपको अभी बताया था, ये प्रथम चतुर्थांश में हमेशा और हमेशा लो टाइड आता है, निम्न ज्वार आता है।
आगे देख लेते हैं। लो टाइड अमावस्या के 7वें व 8वें दिन आते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। जो ये लो टाइड है ये 7वें और 8वें दिन हमेशा और हमेशा 7वें और 8वें दिन ही आएंगे। आगे चलते हैं इसी प्रकार। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं एक बार कि टाइड्स क्या होते हैं। टाइड्स क्या होते हैं, मतलब जब पृथ्वी पास में हो तो उपभू टाइड आएंगे, और जब पृथ्वी दूर हो तो अपोक्स टाइड आएंगे, मतलब दूर हो तो ये टाइड आते हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। जब मून का, जब अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो वहाँ पर ज्वार आते हैं, मैंने ये पीछे बताया था। इसी प्रकार इधर साइड से है, दोनों तरफ से जब चंद्रमा घूम के आता है। आगे देख लेते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होगा टाइट आएंगे, और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होगा तो अपोग टाइट आएंगे, मतलब उपभू ज्वार और अपभू ज्वार आएंगे। आगे चलते हैं इसी प्रकार। नंबर 4 नंबर पे कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं अपसोर और उपसोर टाइड, मतलब ज्वार। ये कब होते हैं, जब पृथ्वी के नज़दीक होगी, जब पृथ्वी के नज़दीक होगी तब अपसोर टाइड आएगा, और जब पृथ्वी दूर होगी तो उपसोर टाइड आएगा। इसी प्रकार हम देख लेते हैं। अर्थ जब सन के पास होगा तो वो जो पास होगा वो 3 जनवरी को होगा, और जब दूर होगा तो 4 जुलाई को होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया। 3 जनवरी को जो टाइड आएगा, मतलब कि जब पृथ्वी पास होती है तो उपसोर होता है, और जब पृथ्वी दूर होती है तो अपसोर होता है। आगे देख लेते हैं। 3 जनवरी का कैसा ज्वार जो आएगा वो कैसा आएगा, मैंने अभी आपको बताया था। वो अपसोर, मतलब उपसोर ज्वार आएगा, और जो 4 जुलाई को आएगा वो अपसोर आएगा। आगे देखते हैं मिक्स टाइड होते क्या है, ये मिश्रित ज्वार होते क्या है। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों की पृथ्वी के नज़दीक हो तथा उस समय अपसोर व उपभू दोनों हो तो यहाँ हाई टाइड आएंगे। ये मैक्सिमम जो टाइड आते हैं ये 1600 ईयर में आता है। मैं आपको बता देता हूँ, जब सन और मून अर्थ पर एक तो ये एक रेखीय गति में हो, और जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो तो वहाँ पर उपभू होगा, और यहाँ पर हाई टाइड आएंगे, मतलब बड़े ज्वार आएंगे। आगे देख लेते हैं सबसे ऊंचा ज्वार कब आता है, और सबसे ऊंचा ज्वार कौन सा होता है। यह मिक्स टाइड ही होता है। आगे देखते हैं, नोट डाउन कर लेना, ये चीज़ें मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी। प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में 2 ज्वार का अनुभव किया जाता है। सेकंड देख लें, 2 ज्वार के बीच में 12 घंटे 25 मिनट का अंतराल होता है। आगे देखते हैं, एक दिन में सर्वाधिक ज्वार जो आ सकते हैं वो 4 आ सकते हैं, और जो जहाँ पर ये काउंट किए गए हैं वो साउथहैम्पटन में किए गए हैं, जहाँ पर 4 ज्वारों की गिनती की गई है। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एक दिन में सर्वाधिक ज्वार कहाँ आते हैं। ये साउथहैम्पटन में आते हैं। और सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है वो विश्व में, वो फंडी की खाड़ी में आता है, 15 से 18 मीटर का, और ये जो कर्नाटक के पास है। आगे देखते हैं, बे ऑफ फंडी, अटलांटिक महासागर में कर्नाटक के पास एक वाटर बॉडी है, वहाँ पर ये सबसे ऊंचा ज्वार आता है। और जो भारत में जो सबसे ऊंचा ज्वार आता है वो कहाँ पे आता है, वो खंबात की खाड़ी में आता है, गुजरात, लगभग 11 मीटर तक आता है। आगे देखते हैं जो इनके महत्व हैं वो इम्पोर्टेंट मतलब हैं। फर्स्ट क्या होता है, ये समुद्री यातायात में सहायता करता है। सेकंड, ये प्रदूषण में सहायता करता है। थर्ड, ये डेल्टा निर्माण को बाधित करता है। और फोर्थ, ये ऊर्जा निर्माण भी करता है। आपको बता देता हूँ, आगे देखते हैं। हल्दिया बंदरगाह ज्वारनद बंदरगाह है, क्योंकि यहाँ बंदरगाह हुगली नदी के तट पर है, और ज्वार का पानी यहाँ आता है तो इसलिए उसे ज्वारनद बंदरगाह कहा जाता है। मतलब हल्दिया बंदरगाह पर ज्वार का पानी आता है और वो ढकेल कर किनारे कर देता है सामान को, मतलब जो शिप वगैरह होते हैं बड़े बड़े। आगे देखते हैं, कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है, क्योंकि यहाँ भी ज्वार का पानी आता है। आगे देखते हैं, पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया, ये फ्रांस में स्थापित किया। और बंगाल और भारत का पहला ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो कच्छ की खाड़ी में लगा, इंपोर्टेंट रहेगा। आगे देखते हैं, भारत का सर्वाधिक
ज्वारीय ऊर्जा का संभावना जो है वो खंबात की खाड़ी में होता है। अब एक बार देख लेते हैं हम वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल का जो संगठन होता है ये कब होता है? CO2 एवं जलवाष्प 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब पाए जाते हैं। और वायुमंडल जो बना है, मैं इसके बारे में वायुमंडल के बारे में बता देता हूँ। ये गैस, जल वाष्प और धूल कणों से बना है। 100 मैं आपको बताता हूँ 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। मतलब 120 किलोमीटर से ऊपर ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाता है। अब जो वायुमंडलीय गैसें हैं इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इससे कई बार क्वेश्चन बना है एग्जामों में। और ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ ये NCERT का बता रहा हूँ, NCERT डाटा है। आगे देखते हैं। जो नाइट्रोजन है N2 है वो 78.8% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। सेकंड जो है वो ऑक्सीजन है जो 20.95% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ऑर्गन हुआ ये 0.93% पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड हुआ ये 0.036 पाई जाती है। ओजोन हुआ O3 हुआ 0.46004 ये प्रतिशत पाई जाती है। और एक बार मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता देता हूँ। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये भारी गैस है, ये हमें ध्यान रखना है। कई बार ये एग्जाम में पूछते रहता है। और ये जो कहाँ पर मिलती है, ये भारी गैस है तो हमेशा पृथ्वी की सतह पर मिलेगी। और जो इसका प्रभाव होता है वो हमेशा ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो वे इसको हार्म पहुँचाती है। आगे देख लेते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वायुमंडल पढ़ते हैं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।